अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंसाइडर और मैं हूं आपके साथ वजीहा अली। नाज़रीन, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि सर्दियों का मौसम है और हार्ट अटैक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। जैसे कि पिछले 5 सालों की रिपोर्ट यही बताती है कि 5 सालों से हार्ट अटैक की रेट में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। इसी सिलसिले में हमने ये सोचा, ये मुनासिब जाना कि आज एक कार्डियोलॉजिस्ट के साथ बात की जाए। हमारे साथ MBBS जिन्होंने किया है, डॉक्टर नजीब हबीबुल्लाह सोफी मौजूद हैं। उनके साथ बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हमें इस वक्त जो ये सर्दियों में हार्ट अटैक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है, और दूसरा ये कि इसमें क्यों इजाफा हो गया है। डॉक्टर साहब, आपका न्यूज़ इंसाइडर में खैर मकदम है, बताइएगा। शुक्रिया जी। ये जो विंटर्स में हार्ट अटैक की इंसिडेंस में इजाफा देखा गया है, ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड में देखा गया है कि जहाँ पे भी सर्दियाँ बढ़ती है तो उन इलाकों में विंटर्स में हार्ट अटैक की इंसिडेंस ज़्यादा होती है। इसकी वजूहत बहुत सारी है। पहली वजूहत ये है कि सर्दियों की वजह से जो बॉडी की नसें हैं वो सिकुड़ती है, उसकी वजह से हार्ट पे लोड पड़ता है। दूसरा ये है कि हमारी एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है ड्यूरिंग विंटर्स। जो हम एक्सरसाइज यूजुअली समर्स में करते हैं वो कम हो जाती है। हमारे खान पान में जैसे कि हम फैटी फूड ज़्यादा लेते हैं विंटर्स में, और जो इंसिडेंस रेस्पिरेटरी एक्ट इन्फेक्शंस है वो आपने खुद देखा होगा, उसकी इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सभी ये जो कॉजेज़ है कंबाइन करके इनकी वजह से हार्ट अटैक की इंसिडेंस विंटर्स में ज़्यादा होती है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए है कुछ चीज़ों में हम तब्दीली ला सकते हैं जिससे इसकी इन हार्ट अटैक की इंसिडेंस से हम बच सकते हैं। सबसे पहले ये है कि हमें देखना है कि किन लोगों में हार्ट अटैक की इंसिडेंस ज़्यादा है। जो लोग बुज़ुर्ग हैं, जिनमें रिस्क फैक्टर्स पहले से प्रेजेंट है, डायबिटिक है, हार्ट डिजीज़ के मरीज़ है, और जो स्मोकर्स है। जी, ये ज़रूर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, स्मोकर्स जो हैं, जो कि सिगरेट पीते हैं, क्या उनको ज़्यादा खतरा होता है? क्योंकि देखा गया कि नौजवान ज़्यादा इसकी जद में आ गए, नौजवान ज़्यादा इसके शिकार हो गए। डेफिनेटली जो स्मोकिंग है वो एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर में, कोई शहर अपने मरीजों से इसी चीज़ की दरख्वास्त करते हैं कि वो स्मोकिंग से बचे। तंबाकू नोशी किसी भी तरीके में, चाहे खाया जाए या सिगरेट स्मोकिंग हो, हुक्का हो, तो ये सभी चीज़ें इनमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। सो अब विंटर्स जैसे आ गए हैं, सर्दियाँ बढ़ गई है, तो इन चीज़ों से कैसे निपटे, हम यही एडवाइस करेंगे कि जहाँ तक हो सके जब सर्दी ज़्यादा होती है, स्पेशली नाइट टाइम या अर्ली मॉर्निंग, उस वक्त जो बुज़ुर्ग लोग हैं और जो डायबिटिक है वो बाहर जाने से थोड़ा बहुत परहेज़ करें। अगर अशद ज़रूरत है तो मफलर या मास्क पहन के थोड़े बहुत उसमें कमी आ सकती है, पूरी प्रिकॉशन ये नहीं। दूसरा जो हमारा खान पीन होता है, जो फैटी फूड्स हम लेते हैं, उन चीज़ों से बचे। जो भी डायबिटिक मरीज़ होता है उनको जो पहले से हम बोलते हैं कि जूस या ऐसे फ्रूट जिससे ब्लड शुगर एकदम से बढ़ जाए या फैटी फूड्स हो, उन चीज़ों से बचना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि वैक्सीनेशन उनको, मतलब यूजुअली सितंबर अक्टूबर में हम बोलते हैं, ताकि जो वायरल इन्फेक्शन के इंसिडेंट्स है वो कम हो जाने चाहिए। और स्मोकिंग एकदम उससे परहेज़ करें, समझ रहे हैं। तो इन सभी चीज़ें से करने के बावजूद ये नहीं है कि इंसिडेंस हार्ट अटैक की ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन इसमें काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। और बार बार वो अपने मतलब वक्तन फ़वक्तन अपने डॉक्टर साहब से मुलाहिज़ा कराएं, तो उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहना चाहिए। उनके जो ब्लड शुगर्स है, अगर डायबिटिक है मरीज़, वो कंट्रोल में रहना चाहिए। और स्मोकिंग डेफिनेटली उनको छोड़नी पड़ेगी। अब बहुत सारी मेडिसिन ऐसी आ गई हैं कि जो अफराद स्मोकिंग छोड़ने के लिए तैयार है और बॉडी मतलब उनकी डिपेंडेंट हो चुकी है, तो ऐसी मेडिसिन अवेलेबल है जिससे हम उनकी मदद कर सकते हैं उनकी स्मोकिंग छोड़ने। जैसे कैसे क्या ऐसी क्या मेडिसिन हैं जिनसे उनकी मदद की जा सकती है? हम सिंपल सी बात करेंगे, जो जिसकी वजह से आदमी को लत लगती है वो निकोटीन होता है स्मोकिंग में। तो निकोटीन च्युइंगम एक बेसिक ऐसी है कि किसी भी फार्मेसी में आपको मिल जाएगी, वो एज अ सब्स्टिट्यूट होता है स्मोकिंग के लिए। इसके बगैर बहुत सारी मेडिसिन, बसपिरोन है,
नॉट्रिप्टेलिन, ऐसी मेडिसिन अवेलेबल डॉक्टर, है। अगर कोई शख्स ऐसा, कोई नौजवान ऐसा होगा जो एक तो सिगरेट भी पिएगा, साथ में फिर वो निकोटीन च्युइंगम भी खाएगा, तो क्या उस पे क्या असर पड़ेगा उस चीज का? उनको तो फायदा ही नहीं है ना, उनको ज्यादा नुकसान ही होगा। ये दवाइयाँ इसलिए दी जाती है ताकि उनकी बॉडी को वो तलब ना हो, स्मोकिंग की तलब ना हो। तो जब वो मेंटली प्रिपेयर ही नहीं होगा उस चीज़ के लिए, तो ये मेडिसिन उनको फ़ायदा नहीं करेंगी। तो हम उन नौजवानों को या उन लोगों को बोलते हैं कि जो छोड़ने पे आमादा हो चुके हैं, मेंटली प्रिपेयर है, हमारे पास आ जाइए, हम उसके लिए उनकी मदद करेंगे। जी जी। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि जैसे अगर किसी का हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है तो क्या उसकी मतलब हार्ट अटैक होने का रिस्क ज़्यादा है, खतरा ज़्यादा है? अगर हीमोग्लोबिन ज़्यादा किसी का आ जाए, क्या होता है ये? जी, हीमोग्लोबिन या ज़्यादा होना, या जिसमें हम बोलते हैं खून गाढ़ा होना, वो कुछ लोगों में होता है, स्पेशली जो स्मोकर्स होते हैं या सीओपीडी के मरीज़ होते हैं, या कुछ ब्लड की ऐसी कंडीशन है जिसमें हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है। तो ओवरऑल वैसे मरीज़ जो है उनका जो ब्लड थिक हो जाता है, उनमें देखा गया है कि हार्ट अटैक के चांसेस भी ज़्यादा है। तो हमें हीमोग्लोबिन का इलाज नहीं करना है, हमें उनके लंग्स का इलाज करना है, और अगर वो स्मोकिंग करते हैं उसका इलाज करना है। अब अगर डॉक्टर साहब कोई स्मोकिंग नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी उसका खून गाढ़ा है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? उसकी वजह ढूंढनी पड़ेगी। यूजुअली वैसे मरीज छाती के मरीज होते हैं, सीओपीडी के मरीज होते हैं, उनकी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। तो वो चेस्ट फिजिशियन है, वो उनको मुलाहिजा करेगा, वो देखेगा कि इनको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ज़रूरत है, ऑक्सीजनेशन की ज़रूरत है, या कुछ और मेडिकेशन चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है। और कुछ मरीज ऐसे हम होते हैं जिनको कंडीशन होती है पॉलीसाइथीमिया वेरा, जिसमें भी ब्लड कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो वैसे मरीजों को डॉक्टर साहब से मुलाहिजा करना चाहिए ताकि वो उनके इंक्रीज हीमोग्लोबिन की वजह पता कर सके, और ताकि उनका सही से इलाज हो जाए। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि कई सारे ऐसे नौजवान जो जिम करते थे, ज्यादा जिम करने की वजह से उनका भी हार्ट अटैक हो गया। कई हमने ऐसे भी केसेस देखे। तो क्या सर्दियों में जिम करना मना है? क्या इस चीज के लिए क्या आप कहेंगे, और क्या करना चाहिए? कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, और सर्दियों में कितना ज्यादा इंसान को वॉक वगैरह इन तमाम चीजों का कितना ये रहना चाहिए? डेफिनेटली आप सही बता रही हैं कि हमने हाल फिलहाल में देखा है कि बहुत सारे मरीज़ जो है, मतलब यंग जवान जो है, जिम करते करते उनकी सडन डेथ हो जाती है। इसको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं। तो इसकी वजह बहुत सारी होती है, ये नहीं कि हम लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं कि इनको हार्ट अटैक आ गया है। बहुत सारे मरीज़, इसमें 3-4 वजूहत जो बहुत कॉमन है। एक होता है कि वो बचपन से ही या उनको पहले से कोई हार्ट की कंडीशन रहती है, जैसे कि एक होती है जिसमें हार्ट की मसल बड़ी होती है, उसको हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी हम बोलते हैं। तो वैसे मरीज अगर ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज करते हैं, उनको इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होती है हार्ट में, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है, तो वो मरीज हार्ट अटैक के शिकार, मतलब सडन डेथ उनकी होती है। दूसरे है कि अगर कोई नशा करता है, जैसे कि कोकीन का नशा करता है, तो उन वाले मरीजों में भी हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कोकीन जो है ब्लड वेसल को कंट्रैक्ट करवाता है, तो इस वजह से भी हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा है। तीसरी ये है कि कुछ मरीज में उनको जो हार्ट की नसें होती है वो एनोमलस होती है, मतलब नॉर्मल कोर्स उनका होता नहीं है। तो उन वाले मरीजों में भी हार्ट अटैक की सडन डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हमें देखना है कि हम हर किसी को जिम करने से मना नहीं करेंगे, लेकिन जो मरीज जिनकी फैमिली में 40 साल से पहले कोई और अफराद उनका एक्सपायर हो गया, जैसे कि खुदा न खास्ता किसी का भाई एक्सपायर हो बहुत यंग 40 साल से पहले, या उनमें उनकी फैमिली में 2-3 सडन डेथ्स ऐसी हो, तो उस फैमिली में जो बाकी अफराद है उनको कार्डियोलॉजिस्ट के पास आना चाहिए। उनका बेसिक हो जाएगा, उनका एग्जामिनेशन किया जाएगा कि उनको औरों की कोई दिक्कत तो नहीं है, उनको हाइपोट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी तो नहीं है, ताकि हम उनको पहले ही प्रिकॉशन बताएं कि उनको क्या करना चाहिए। समझ रहे हैं? यानी कि आपके कहने के मुताबिक अगर किसी की ऐसे सडन डेथ हुई है, हार्ट अटैक हुआ है, उसके जो अहले खाना है उनको डॉक्टर की तरफ रुजू करना चाहिए, डॉक्टर के पास आना चाहिए, और फिर उसके बाद डॉक्टर से बात करनी चाहिए। डॉक्टर टेस्ट करेंगे और फिर बाद में देखेंगे कि इनको कौन सी ये है और क्या। डेफिनेटली, बिल्कुल आपने सही समझा है कि बाकी अफराद प्रिकॉशंस दूसरों को लेना चाहिए। और इसी के साथ साथ जैसे हम ये भी बता रहे हैं कि विंटर्स है, बहुत सारे लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, डायबिटिक है तो उनमें ब्लड शुगर शूट अप हो जाता है, ऐसे ही ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ का मतलब सोल्यूशन हम ये बता पाएंगे कि अगर वो ट्रेडमिल घर पे लाएंगे
सेफ गार्डेड तो उनको सर्दियों के लिए बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा और घर पे ही वो हर कोई आदमी ट्रेडमिल यूज़ कर सकता है। या अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा ट्रेडमिल तो यूजुअली दोपहर के टाइम जब थोड़ी बहुत गर्मी आ जाती है, सर्दियों में कमी आ जाती है, उस वक्त वो थोड़ा ब्रिस्क वॉक कर ले, वो उनके लिए बेहतर रहेगा। डॉक्टर साहब, अगर कोई ऐसा मरीज हो जैसे कि उसमें उसका वो जो लेफ्ट हार्ट वो वेंट्रिकल की कुछ प्रॉब्लम रहती है, लेफ्ट हार्ट वेंट्रिकल या राइट हार्ट वेंट्रिकल, तो उसकी वजह से उसको फिर खांसी भी बहुत ज़्यादा आती है और ज़्यादा उसके साथ जुकाम एंड ऑल वो सब चीज़ें जो है उसको आ जाती हैं और सांस भी नहीं ले पाता, एस्मा का भी लगता है चांसेस और पता नहीं चल पाता कि प्रॉब्लम है क्या। फिर उसके इको टेस्ट वगैरह होते हैं, फिर उससे पता। इस हवाले से थोड़ा रोशनास करें हमारे नाज़रीन को कि वो क्या होता है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल जो प्रॉब्लम होती है उससे वो हमें कैसे पहले ही पता चले कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसमें वो प्रॉब्लम डिजीज है। जी, जैसे कि आपने लेफ्ट वेंट्रिकल बोला है, और आम पब्लिक के लिए बता दें, हार्ट के 4 हिस्से होते हैं। उसमें जो सबसे अहम हिस्सा होता है उसको बोलते हैं, वो बाएं साइड होता है इसीलिए उसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं, जो पंप ब्लड करता है। तो वो हार्ट का ऐसा हिस्सा है जो बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। हार्ट के मरीजों में कुछ ऐसे कंडीशंस होती है जिसमें पंपिंग कंट्रैक्टिलिटी बराबर नहीं होती है, तो या तो उसको हम बोलते हैं खराब है या मसल डिजीज है, उनको हार्ट मसल डिजीज है, उसको उन वैसे मरीजों को हम ICMP या DCMP मरीज बोलते हैं। वैसे मरीज जो है विंटर्स में उनको और ज़्यादा उनकी पंपिंग गिर जाती है, चाहे इन्फेक्शन की वजह से हो, सर्दियों की वजह से हो, या उनको हार्ट अटैक आ जाता हो। तो जब उनकी पंपिंग और ज़्यादा कम हो जाती है तो उनकी ज़्यादा सांस फूलती है और कुछ मरीज़ों को इतनी ज़्यादा सांस फूलती है कि उनको इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है, मतलब इमरजेंसी विजिट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे मरीज़ जिनको LV डिसफंक्शन है, मतलब जिनकी कंट्रैक्टिलिटी बराबर नहीं है, तो उनके लिए भी मतलब पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनको दवाइयाँ जो डॉक्टर साहब ने लिखी है वो टाइम पे लेनी चाहिए, रेगुलर विजिट्स होने चाहिए ताकि उनकी मेडिसिन को जो है टाइट्रेट किया जाए उनकी कंडीशन के हिसाब से। और जो है उनको इन्फेक्शन से बचना चाहिए। ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग हो, एक ही कमरे में बैठे हुए हो, तो वहाँ पे वेंटिलेशन का ख्याल ज़रूर रखें। ये नहीं है कि खिड़कियाँ सब कुछ दरवाजे बंद करके सभी लोग एक ही जगह बैठ जाते हैं, तो एक का इन्फेक्शन दूसरे को लगने के चांसेस ज़्यादा है। और वैसे मरीज़ों को यूजुअली वैक्सीनेशन से काफ़ी फ़ायदा होता है, लेकिन वो वैक्सीनेशन जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन यूजुअली ऑटम में किया जाता है, सितंबर अक्टूबर में। और यह है कि उनको नमक थोड़ा सा कम लेना चाहिए, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनको इन चीज़ों से फ़ायदा होगा। जी जी। आखिर पे आप जनरल मासेस को क्या मैसेज देना चाहेंगे बाकी तमाम लोगों को, ताकि वो बच सके इस हार्ट अटैक से? किसी को साइलेंट हार्ट अटैक भी आता है जिसको पसीना वगैरह नहीं आता, तो उस हवाले से थोड़ा बताइएगा। और आखिर पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को अपनी जानिब से, और ये साइलेंट हार्ट अटैक का ज़रूर बताइएगा। जी, जैसे मैं यहाँ पे बिंद्रो हेल्थ क्लिनिक में काम करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास डायबिटीज़ वाले बहुत सारे मरीज़ आ जाते हैं। तो जो साइलेंट हार्ट अटैक होता है उसमें मरीज़ को चेस्ट पेन नहीं होता। यूजुअली हार्ट अटैक वाले मरीज़ को चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से उनको इमरजेंसी आने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो डायबिटिक है या फीमेल्स है या स्पेशली एल्डरली है, बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको वो टिपिकल सिम्टम्स जैसे कि चेस्ट पेन, इतना क्रशिंग चेस्ट पेन होता नहीं है। किसी मरीज़ की सिर्फ सांस फूलती है, किसी मरीज़ को थोड़ा सा पसीना आएगा, या बहुत सारे मरीज़ों को लगेगा कि लॉस ऑफ एनर्जी, उनको वो हिम्मत नहीं रही। तो हार्ट अटैक ऐसे भी प्रेजेंट कर सकता है। तो मेरी पहली जो दरख्वास्त है, जो ये हाई रिस्क ग्रुप है जिनको साइलेंट हार्ट अटैक आ सकता है, जो कि डायबिटिक है, फीमेल्स है और एल्डरली है, तो जब भी उनको ऐसे सिम्टम्स लगे तो उनको इमरजेंसी या अपने डॉक्टर साहब के पास उनको क्या वही सिम्टम्स जानने की कोशिश करेंगे? जैसे अगर आम जो नाजरीन हैं देखने वाले, उनको इन सिम्टम्स के बारे में बताया जाए तो क्या वो सिम्टम्स हैं जिनमें जो मतलब कुछ दिन पहले ही आ जाते हैं ऐसे साइलेंट हार्ट अटैक में? जी, उनको यही है कि एकदम से सांस फूलना, दूसरी बात है कि लॉस ऑफ एनर्जी, उनको लगेगा कि हमारे पास वो एनर्जी नहीं रही, लेथार्जिक बन जाते हैं, या एक्सेसिव स्वेटिंग उनकी हो जाती है। तो जिनको भी ये सिम्टम्स शुरू हो जाए तो बेटर है कि वो अपना मुलाहिजा अपना कितने टाइम तक रहेगी? एक होता है स्वेटिंग, होता है कि मामूली कुछ टाइम के लिए स्वेट आ गया, इंसान ने सोचा चलो मुझे ये आम सा स्वेट है, वो आ गया, और थकावट है, आम सी थकावट है, मतलब ये कैसे हम इस चीज को कैसे हम ये
کریں گے کہ نہیں جی یہ ہارٹ اٹیک والا ہی ہے اور ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا جی دیکھیے، ایک دم سے سانس پھولنا جو کنٹینیوسلی آپ کے ہاف این آور سے زیادہ رہے، اور جن کو پہلے سے چھاتی کی کوئی کنڈیشن نہیں ہو، مطلب جن کو ایزما نہیں ہو، جن کو COPD نہیں ہو، وائس کے مریضوں میں ایک دم سے سانس پھولنا تو یہ ڈیفینیٹلی ایک سیریس کنڈیشن ہے، اور ان کو اسی وقت ایمرجنسی، یہ نہیں ہے کہ اگر ان کو نائٹ ٹائم میں ایسے سمپٹمز آنے لگے وہ کل مارننگ تک ویٹ کریں گے، ان کو اسی وقت ایمرجنسی میں جانا چاہیے، کسی گورنمنٹ ہاسپٹل جہاں بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں دکھانا چاہتے ہیں اسی وقت جانا چاہیے، کیونکہ ہمیں سانس پھول گئی ہے۔ اب جو ازما کے مریض ہیں ان میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے سانس پھولنے کا، لیکن وہ پہلے ان کی کنڈیشن رہتی ہے، ان کو پتہ رہتا ہے کہ یہ ہمارے ازما کی وجہ سے، تو وہ انہیلر لیتے ہیں، ان سے آرام ملتا ہے۔ لیکن جو مریض جن کی ہارٹ کی کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی ہے بٹ ان کو ایک دم سے سانس، جن کی لنگس کی کوئی دقت نہیں ہوتی ہے لیکن ان کو ایک دم سے سانس پھولنی شروع ہو جائے، تو ان کو مطلب احتیاط کے طور پہ ایمرجنسی وزٹ ضرور کرنا چاہیے۔ کہ ایمرجنسی وزٹ سے پہلے وہ کیا کریں گھر میں، ایسا کیا کریں جس سے ان کی جان بچ سکے اور ایمرجنسی تک وہ پہنچ پائے؟ جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کو اور اس سے فردر زیادہ ایکسرشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ہیوی وزن نہیں اٹھانا ہے۔ بیٹر ہے کہ وہ زیادہ چلے پھرے نا، اگر کوئی ہے ویل چیئر ہے اس پہ بٹھا کے ان کو گاڑی میں شفٹ کر کے، جی ان کو کوئی بھی ایکسرشن کا والا کام نہیں کرنا ہے تاکہ ہارٹ پہ اور زیادہ دباؤ نہ پڑ جائے۔ جی ڈاکٹر صاحب، باقی ان کا جو علاج ہے، مطلب بلڈ تھنرز دینے ہیں، ایسپرین دینا ہے، وہ ان کی ECG اور ان کے جو کنسلٹیشن ہے اس کے بعد ہی ہو پائے گا۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر نجیب حبیب اللہ صوفی جو کہ کارڈیالوجسٹ ہیں، اور انہوں نے تمام انفارمیشن فراہم کی، تمام وہ ساری چیزیں بتائی، ایک ہارٹ اٹیک جو ہوتا ہے، سائلنٹ ہارٹ اٹیک کیا ہوتا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے، کون کون سی پریکاشنز لینی چاہیے، ان تمام چیزوں سے انہوں نے ہمیں جو ہے روشناس کرایا۔ ہمیں اجازت ہے، آپ دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر۔ اللہ نگہبان۔